बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अल्तनाज़ और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे नाज़रीन। और वैसे तो अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम की तमाम कायनात बहुत ही खूबसूरत है, किसी शाहकार से कम नहीं है। लेकिन जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो सुबहान अल्लाह, दिल से बेसाख्ता निकलता है। और एक ख़ास नज़ारा नाज़रीन 28 फरवरी को आसमान पर दिखने जा रहा है, जिसके लिए तैयार रहिएगा आप भी। बिल्कुल जी, 6 सितारे जलवागर होंगे और वो भी एक साथ। माहिरीन फल्कियात ये कहते हैं कि मौसम साफ़ हुआ तो आसमान पर ये दिलकश नज़ारा आप देख सकेंगे। और माहिर फल्कियात के मुताबिक 28 फरवरी को ये 6 सितारे मरकरी, वेनस, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस और नेपच्यून को आप शानदार प्लानिटरी परेड के जरिए अपने एक ही कितार के अंदर तमाम क्या कमाल नज़ारा होगा। और आपको शायद याद है बचपन में हम अमूमन जब रिवाज था, एक तरह की घरों की रूटीन थी कि रात को हम जब बाहर सोते थे और नज़र आसमान की तरफ पड़ती थी तो इंसान खो सा जाता था कहीं पे। अब ऐसा होता नहीं है। आप मिस करती हैं उस कल्चर को? बिल्कुल, बहुत। और जब आप कहीं अपने गांव में होते थे तो उस वक्त ये नज़ारा ज़्यादा खूबसूरत लगता था, क्योंकि आसमान ज़्यादा क्लियर होता था, आबो हवा भी निकली बिल्डिंग भी नहीं होती थी और आबो हवा भी बिल्कुल क्लियर होती थी, वेदर बड़ा अच्छा होता था। और हम लोग सितारों को गिना भी करते थे। जब हम छोटे थे तो कजन्स के साथ, बहन भाइयों के साथ शर्तें लगा के हम लोग सितारों को गिनते थे, कौन कितना गिनेगा। तारा देख के दुआ भी मांगती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ी खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को जो है वो बड़ा क्लोज कर देते थे और कुदरत के बड़ा करीब कर देते थे। और अल्लाह ताला के जो खूबसूरत शाहकार है उनको देख के सुभान अल्लाह कहने को दिल चाहता है। तो 28 फरवरी को आप भी आसमान को देखिएगा और अल्लाह ताला की कुदरत जो है उसको देख के उसकी नेमतों का शुक्र अदा कीजिएगा। और ये खूबसूरत नज़ारा जो है अगर मतला साफ़ हुआ तो हम सभी पाकिस्तान में भी देख सकेंगे। तो हमारी फल्कियात ये बता रहे हैं, जिस तरह से इशाल आपने भी बताया कि अतारद है, ज़ोहरा है, ज़हल है, मुश्तरी इंसानी आंख से, जबकि यूरेनस और नेपच्यून को दूरबीन या फिर टेलीस्कोप से देखा जा सकेगा। तो जितने भी फोटोग्राफर्स हैं वो ही मुतहरिक होंगे यादगार तस्वीर लेने के लिए और इस तारीखी लम्हे को कैमरे की आंख से कैद करने के लिए। और जिनके पास दूरबीन मौजूद है या टेलीस्कोप मौजूद है तो वो उसकी मदद से इस नज़ारे को बराह रास्त भी देख सकते हैं। हम आ जाते हैं अपने टॉप 5 स्टोरीज की जानिब। और आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे ये स्टोरी के खिलाफ मुबारक में सब्जियों फलों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। कब आखिर हुकूमत इन गिरा फरोशों पर अपनी पकड़ तेज़ कर पाएगी या फिर मजबूत कर पाएगी और आवाम को रिलीफ मिल पाएगा, इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे। और फिर बात होगी आज के प्रोग्राम में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे फितनाउल खारिज और फितनाउल हिंदुस्तान, इनके खिलाफ इंटेलिजेंस कार्रवाइयों में 34 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। तलखियाँ बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान की 12 वार्निंग्स के बावजूद अफगानिस्तान इन दहशतगर्दों और तिरंदाजी पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम दिखाई देता है। अगला प्लान क्या है, अगली हिकमत अमली क्या है पाकिस्तान की, इसका जायजा लेंगे। उसके बाद बात करेंगे डियाना अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तानी लड़की अलीना अजहर, जिसकी खिदमत खल्क हमें बहुत कुछ याद दिलाती है। और खिदमत खल्क में ये पेश हैं अलीना अजहर। झोंपड़ियों, कच्ची आबादियों में मुक़ीम ख़वातीन की मदद हो, गरीब ख़ानदानों के लिए फ़ंड्स जमा करना हो, हर काम में पेश नज़र आती हैं। आज हमारे प्रोग्राम की मेहमान बनेगी और इनसे बहुत कुछ जानेंगे। बिल्कुल। और फिर बात होगी T20 वर्ल्ड कप की। पूरी आबोताब के साथ जारी है न्यूजीलैंड की बड़ी जीत, श्रीलंका आउट हो चुका, पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना मजीद मुश्किल हो गया है। और जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि अगर मगर का खेल, पाकिस्तान खुद अपने आप को इस अगर मगर के खेल में फंसा चुका है। इससे, इस गर्दाब से हम कैसे निकल पाएंगे, इस पर भी बात होगी। और उसके बाद बात होगी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। हमारी ज़िंदगियों में सब्र की कमी की बुनियादी वजूहात क्या हैं? हमारे साथ मजहबी स्कॉलर मौजूद होंगे, हम उनसे जानेंगे, उनसे सिरहासिल बात होगी। कुछ लोग उम्र से नहीं किरदार से बड़े होते हैं और उन्हीं में से एक हमारी पाकिस्तान की बच्ची हैं अलीना अजहर, उन्हीं में से एक उनका नाम। और महज 11 साल की उम्र में उन्होंने खिदमत खल्क का बीड़ा उठाया, चिराग जलाने का सोचा, अहद किया और फिर उसको कर डाला। झोंपड़ियों और कच्ची आबादियों में बसने वाली ख़वातीन की उम्मीद बनकर वो सामने आ चुकी हैं और जो काम वो कर रही हैं यकीनी तौर पे काबिल सताइश हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल जी। और तालीम के फ़रोग से लेकर गरीब ख़ानदानों के लिए फ़ंड्स जमा करने तक और ख़वातीन की इज़्ज़त और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेंट्री पैड से लेकर दीगर अशिया तक उनको पहुँचाती हैं। और ये इंसानियत के लिए बहुत ही बड़ा बीड़ा जो उन्होंने उठाया हुआ है खिदमत खल्क का, वो पूरा कर रही हैं। समाजी तंजीम आसरा पाकिस्तान और आसरा तुर्की की बानी भी हैं अलीना
अलीना अज़हर, और ये बेलौस खिदमत है इनकी जो आलमी सतह पर इनको सराहा जा रहा है और 2019 में इनको डायना अवार्ड से भी नवाजा गया है। और रमज़ान में भी ये मुस्तहिक अफराद तक राशन पहुँचाना हो या खामोशी से किसी माँ की आँख में खुशी लाना हो, तो ये जिद्दोजहद इनकी जो है ये साबित करती है कि इनका जज्बा कितना स्ट्रॉन्ग है। हमारे साथ अलीना अज़हर मौजूद हैं, डायना अवार्ड होल्डर, समाजी कारकुन हैं आप। वेलकम टू शो कहें। और अलीना, सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कि ये 11 साल आपने मेहनत की है और आपका जज्बा आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा चुका है कि आपने डायना अवार्ड भी जीता। किस तरह से ये शौक़ पैदा हुआ, किस तरह से ये सोच पैदा हुई कि उन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत निगलेक्टेड लोग होते हैं जिनको कोई भी तवज्जो नहीं देता, तो आपने कैसे ये बीड़ा उठाया, इसकी सोच कैसे आपके दिमाग में आई? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड लाइक ऑनेस्टली जब आप 11 साल की उम्र में होते हैं तो आपकी सोच इतनी बड़ी नहीं होती कि मुझे ये काम इसलिए करना चाहिए बिकॉज इस तरह के लोग हैं जिसको इसकी ज़रूरत है। बट बिकॉज मैं एक बहुत छोटी एज से बहुत ज़्यादा एक्सपोज थी स्लम्स में जाने के लिए, ऑर्फनेजेस और ओल्ड एज होम्स में जाने के लिए, तो उस चीज़ ने एक मेरा पर्सपेक्टिव डेवलप किया था कि हमारे अंदर और इन लोगों के अंदर क्या फ़र्क होता है, कोई भी नहीं। इट्स जस्ट दैट कि हमारे पास एक प्रिविलेज होता है कि हम जिन फैमिलीज़ में पैदा होते हैं या जो हमारे बैकग्राउंड्स होते हैं वो हमें अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं, लेकिन आपके सराउंडिंग्स में जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास ये प्रिविलेज नहीं है, वी शुड ट्राई आवर बेस्ट कि हम हर पॉसिबल वे के अंदर उनके लिए काम करें, रिगार्डलेस ऑफ कि उनका रिलीजन क्या है, उनकी कास्ट क्या है या वो दुनिया के कौन से हिस्से से आते हैं। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। एंड क्योंकि फिर मैं छोटी थी, मैं एरियाज़ में जाती थी, मैं बहुत क्लोजली देखती थी कि लोग जो वहाँ पर रहते हैं उनके पास क्या इश्यूज़ हैं, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन है, चाहे वो डिफरेंसेस विद जेंडर्स हैं, जेंडर इनइक्वालिटी, चाहे औरतों, आदमियों, ट्रांसजेंडर्स किसी के भी साथ हो। तो फिर मैंने ऑब्वियसली एक फील्ड में जब आप काम करना शुरू करते हो तो आपको उसके बारे में अच्छी तरह नो-हाउ हो जाती है। तो फिर उसके बाद मैंने अपने सारे जो प्रोजेक्ट्स थे फॉर वुमेन हाइजीन, फॉर पीपल ऑफ स्लम्स, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड ट्रांसजेंडर राइट्स जो थे वो स्टार्ट किया था। अरे बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं लीना। और एक्सपीरियंस कैसा रहा, चैलेंजेस कितने थे, कितनी मुश्किलात आई? और हम जिस तरह से देख रहे हैं कि पाकिस्तान समेत हमारे दोस्त मुल्क टर्की के अंदर भी आपकी जो NGO है वो मुतहर्रिक है, किस तरह से ये काम करती है, किस तरह लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, किस तरह आप उनसे कनेक्ट करती हैं, तरीक़ाकार क्या है, किस तरह से ये काम करता है? ऑनेस्टली लाइक चैलेंजेस तो आपको मैं एक बात बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अपनी NGOs जो है वो चलाती हूँ एंड उसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर मैं जाकर स्पीचेस देती हूँ या पैनलिस्ट होती हूँ, तो हर कंट्री के अंदर डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं जिनको टैकल करने की ज़रूरत है। जो पाकिस्तान के अंदर मैं काम करती हूँ उसकी टर्की में ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर टर्की की बात करते हैं तो यहाँ पर लाइक व्हेन आई मूव्ड फॉर माई स्टडीज़ तो आई स्टार्टेड सीइंग के सराउंडिंग्स में इतने ज़्यादा लोग होते हैं जो सड़कों पे रह रहे होते हैं, क्योंकि टर्की में वेदर भी जो है वो काफ़ी एक्सट्रीम होता है। सो इट्स जस्ट दैट कि मोस्टली यहाँ पर जो सीरियन रिफ्यूजीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स लाइक वायलेट होते हैं उनके साथ। तो उनके लिए मैंने काम शुरू किया था। उनके छोटे बच्चे जो थे उनको पहले एजुकेशनल मटेरियल्स जो थे आई यूज्ड टू प्रोवाइड फ्रॉम मास्टर टर्की एंड देन आल्सो लाइक रमज़ान में एंड उसके अलावा मंथली राशन डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज इतना ज़्यादा लाइक जो सीरियन रिफ्यूजीज़ हैं उनके लिए यहाँ पे स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं है टर्की में। सो टर्की के अंदर मैंने इस तरह काम शुरू किया था। एंड चैलेंजेस ऑब्वियसली बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन राइट्स इज समथिंग जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए, बट इट्स नॉट जो स्कूल में बच्चों को जिस चीज़ के बारे में हर जगह पे पढ़ाते हैं या जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा उनकी अपब्रिंगिंग करते हुए लाइट शेड की जाती, ह्यूमन राइट्स इज़ नॉट सच अ टॉपिक। तो मैं ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करती थी, मुझे तब भी लोग क्रिटिसाइज़ करते थे कि ये तो कभी नहीं बदलेंगे और कुछ भी, बट आई वाज लाइक कि व्हाट इज़ दैट हैज़ मेड देम दैट वे, बिकॉज़ कोई भी नहीं चाहता कि वो अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारे जैसे वो गुजारे। और आप ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम कर रही हैं अलीना, टर्की के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, और आपने कच्ची आबादियों की ख़वातीन को भी टारगेट किया। वहाँ पर आपने सैनिटरी पैड्स हो गए, हाइजीन इश्यूज़ हो गए, उनको बड़ा हाईलाइट किया। उन लोगों को तो साफ़ पीने का पानी मुयस्सर नहीं आता, लेकिन आपने वहाँ पर सैनिटरी पैड्स तक की सहूलत उन्हें फ़राहम की। चैलेंजेस क्या रहे, ख़वातीन का रद्द-ए-अमल क्या रहा? ऑनेस्टली चैलेंजेस जो थे वो शुरू में बहुत ज़्यादा थे, बिकॉज इवन द वुमेन जो वहाँ पर औरतें और लड़कियाँ रहती हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होती। इवन अगर आई एम अ गर्ल और मैं जाकर उनसे उनकी मेंस्ट्रुएशन हेल्थ के बारे में बात कर रही हूँ तो वो बहुत ज़्यादा उनके लिए हेजिटेशन होती है टू टॉक अबाउट इट। एंड वंस आई स्टार्ट टॉकिंग टू देम अबाउट इट, उनको मैं एजुकेशन देती हूँ या सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आई गॉट टू नो दिस थिंग कि वो कितनी ज़्यादा डेली बेसिस पे प्रॉब्लम्स से तो गुजरती हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पूछें, उनकी मेंस्ट्रुएशन हेल्थ के बारे में पूछें, तो कितने ज़्यादा ऐसे डिजीज़ेज़ होते हैं जो उन सबको होते हैं बट नन ऑफ देम नो अबाउट इट। एंड इवन फीमेल डॉक्टर्स के पास जाते हुए भी वो बहुत ज़्यादा हेजिटेंट होती थी।
तो दिस इज़ वाई लाइक यू नो इट टुक मी सम टाइम, लेकिन आई बॉट देम इनटू यू नो दैट जोन जिसमें वो इजीली बात कर लेती थी, अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर लेती थी। अगर एक गायनेकोलॉजिस्ट को मैं लेके जाती हूँ वहाँ पे, तो वो उनके साथ अपने जो भी प्रॉब्लम्स है डिस्कस कर लेती हैं। एंड क्योंकि इट्स बिन अ वाइल नाउ, तो उनकी हेल्थ के अंदर जो उस चीज़ की वजह से बेहतरी है, जो डिजीज़ उनको अब नहीं होती, यू नो अब उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क है। बिल्कुल सही। अच्छा लीना, 2019 में डियाना अवार्ड से आपको नवाजा गया, किस शोबे में ये दिया जाता है और ये अवार्ड मिलने के बाद आपकी मोटिवेशन क्या थी, जज्बात क्या थे, उसके बाद फिर कितनी एनर्जी आपने महसूस की अपने काम के अंदर? मुझे 2019 के अंदर डायना अवार्ड मिला था। एंड बेसिकली इट्स सेड टू बी द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड अ यंग पर्सन कैन गेट। एंड जो डायना अवार्ड इट इज सपोर्टेड बाय बोथ द सन्स ऑफ प्रिंसेस डायना, प्रिंस विलियम एंड प्रिंस हैरी। एंड ऑब्वियसली लाइक इट वाज लाइक मुझे ग्लोबल स्टेज के ऊपर पहली दफ़ा जब कोई अवार्ड मिला था वो 2019 में था, डायना अवार्ड। तो डेफिनेटली लाइक आई थिंक कि आपको चीज़ बहुत मोटिवेट करती है, इंकरेज करती है, बिकॉज उस टाइम में थी भी 19 ईयर्स की। सो उसने मुझे और ज़्यादा इंकरेज किया था कि मैं अपना काम करूं। एंड ऑल्सो बिकॉज उसके बाद मुझे एक इंटरनेशनल नेटवर्क मिला था जिसमें डिफरेंट कंट्रीज से जो बच्चे थे, जो अवार्ड होल्डर्स थे या जो मुझसे बड़े लोग थे, वो आकर अपने काम, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते थे। तो मैं उनसे सीखती थी और वो मेरे से सीखते थे। एंड अनटिल टुडे, बिकॉज अब तो लाइक ग्लोबल ट्रेजेक्ट्री में काफ़ी ज़्यादा नेटवर्किंग या काम है, तो अब तो वो चीज़ और भी ज़्यादा फ़ायदा करती है। बट अगेन आई जस्ट फील लाइक कि आपको अपनी अवार्ड्स, अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, बट देन यू शुड जस्ट start focusing on your work and not more on the achievements themselves. ज़बरदस्त। विश यू गुड लक अलीना, इसी तरह से काम करते रहिए उन लोगों के लिए, उन लोगों की ढाढ़स बनी रहिए, उम्मीद बनी रहिए जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं। और हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत शुक्रिया। लीना अजहर हमारे साथ मौजूद थी। डियाना अवार्ड होल्डर हैं आप और सामाजिक कारकुन भी हैं, बहुत कुछ काम कर रही हैं उन लोगों के लिए जो कि समाज से निगलेक्ट किए हुए लोग हैं, जो कि झोंपड़ियों में, कच्ची आबादियों में रहने वाली ख़वातीन हैं, मर्द हैं या बच्चे हैं। एजुकेशन हो गई, बिल्कुल हाइजीन इश्यूज़ हो गए, उनके बहुत सारे मसाइल हैं जो कि हम लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन ये छोटी सी बच्ची जो है वो इतना काम कर रही है इसके ऊपर कि अल्लाह पाक इसको इसका अजर भी अता करे। सपोर्ट करना चाहिए, इस कॉज को सपोर्ट करना चाहिए और यकीनी तौर पे हमारी बच्चियों के लिए मशवरा है जो अपने मसाइल से उनको टैकल करना या उनको फेस करना एक चैलेंज होता है, ना कि दूसरों के मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो दी जाए। तो इस तरह की और बहुत बच्चियों या बच्चे जो भी एफर्ट कर रहे हैं, जो NGOs इस तरह से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उनको सपोर्ट किया जाना हम सब का फ़र्ज़ है। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए। हम इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है महंगाई की, हम देख रहे हैं कि हर गुजरता रोज़ा, हर गुजरता दिन महंगाई में कमी आने के बजाय मुनाफाखोर मुतहरिक हो रहे हैं और एक बड़ा चैलेंज बन चुका है इंतज़ामिया के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। रमज़ानुल मुबारक में फल ख़रीदना शहरियों के लिए ख़्वाब बन गया है, वहीं पर कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो सब्ज़ी ख़रीदना भी मुश्किल हो चुका है। दुकानदार भी बहुत परेशान हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हमें महंगे दामों एक चीज़ ख़रीदी है हमने, तो उसको हम इतने सस्ते दामों किस तरह से फ़रोख्त कर सकते हैं। और हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। रबिया हैं कराची से, रबिया खान, और लाहौर से हमारे साथ आमिर राना। तो दोनों से तफसीलात जानते हैं। पहले हम कराची का रुख कर लेते हैं और जुनैद, कराची से भी सूरत हाल कराची की सूरत हाल भी जानेंगे, शहर कायद में क्या चल रहा है। और वैसे तो हम रोज़ ही मुख्तलिफ शहरों का अहवाल मुख्तलिफ ओपन मार्केट्स में, रमज़ान बाज़ारों से हम अपने नुमाइंदगान को कोशिश करते हैं कि सूरत हाल जानी जा सके, सब्जियों फलों की कीमतों में क्या क्या सूरत हाल है। राना आमिर से पहले बात करते हैं, लाहौर में वो मौजूद हैं। राना आमिर, लाहौर में बताएगा कि सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई, जो हुकूमती दावे वादे हैं उस पर अमल दरामद हो रहा है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ प्राइसेस को काबू करने में कामयाब हो सकी अब तक? रमज़ान मुबारक चल रहा है और फलों की जो कीमतें हैं वो आसमानों में पहुंची हुई हैं। शहरी का फल ख़रीदना ख्वाब बन गया हुआ है। चीज़ों की कीमतें 100 से 150 गुना बढ़ी हुई हैं। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए केले की, खरबूजे की, तो उसको तो हाथ भी नहीं लग रहा। कुछ शहरी भी यहाँ पे मौजूद हैं, फैमिली हैं जो कि ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शापर तोड़े हाथ च लगता है कि तुसी फल फूल खरीद लिया सारा? हाँ जी हुण ही खरीदिया अफतारी वास्ते। ते की लगता है रेट किन्ने को वधे ने, किस हिसाब नाल लिया जी? रेट तो जिहड़े आसमाना तक पहुँच चुके हैं। जिहड़े की चीज़ पहले 100 थी, 150 की सी, वो इस टाइम 400-500 रुपये मंग रहे पैने। हाले फर्स्ट टाइम रमज़ान मुबारक शुरू होया है, हालांकि कीमतां थल्ले आने की बजाय ए ते आसमाना तक पहुँच गई ने। खरबूजा किन्ने किस हिसाब नाल लिया? खरबूजा मैंने मिले 300 रुपये किलो। अपनी मर्जी नाल रेट बेचने? रेट लिस्टां इन्हां कोल है ने? रेट लिस्टां चेक कर लियां सन यार, रेट जिहड़ा बेचण दे ने उस हिसाब नाल ठीक है गलत? रेट लिस्ट मानता ही कोई नहीं। रेट लिस्ट सर मानता ही कोई नहीं है। हाँ जी, रेट लिस्ट तो कोई नहीं मानता।
केला जो है वो 100 रुपये 120 रुपये फ़रोख्त हो रहा था और अब तकरीबन वो 200-250 रुपये सेल हो रहा है। ये मुख्तलिफ हर दुकानदार का अपना अपना रेट है और कुछ यहाँ पे दुकानदार ही मौजूद है। पहले ना जो रेट था ना ये जो शैल है ना ये वाला जो है ये था 1200 रुपये का शैल था। अभी कितने का शैल है? 2300 रुपये का। ठीक है 2300 रुपये आधा फर्क पड़ गया। केले का क्या रेट होता था पहले? वो पहले जो था 120 रुपये रेट था, 130 150 रुपये रेट था। अभी 250 रुपये रेट जो है 220-30 रुपये मंडी में पड़ रहा है इधर पे। तो ये कमाई क्या करें हम? ये पड़ा हुआ सौदा ये तो खराब हो रहा ज्यादा। मजबूर हैं आप महंगे दामों सेल कर। परसों चलान इतवार को चलान किया 3000 रुपये का। महंगे दामों सेल कर रहे होंगे ना? ये 300 रुपये सेब, ये जो चिट्टा सेब है ना ये 3500 रुपये की पेटी है और 12 किलो वजन है। ठीक है ये 300 रुपये खुद को पड़। दुकान से पहले किस भाव सेल? आप हमारे साथ मौजूद थे राना आमिर और जुनेद। आप खुद एक शॉपकीपर जो ये बता रहा है कि 250 रुपये का दर्जन केला वो मंडी से ला रहा है और फिर वो 400, 450 और 500 के अंदर भी ये केला फरोख्त कर रहे हैं। तो बिल्कुल डबल प्राइसेस ली जा रही हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं कि हुकूमत दावे तो बहुत सारे कर रही है लेकिन इंश्योर नहीं किया जा रहा। ये प्राइस कंट्रोल जो कमेटियां हैं वो कहाँ पर हैं, कहाँ किन इलाकों में काम कर रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है। हम शहर कायद का रुख करते हैं और रबिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। तो शहर कायद की सूरत हाल रबिया खान से जानते हैं। रबिया खान आप बताइएगा, लाहौर में सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है, शहर कायद की सूरत हाल क्या है? वहाँ पर क्या नरखनामे जो मुकर्रर किए गए हैं हुकूमत की जानिब से उसी पर अशिया ज़रूरिया फ़रोख्त की जा रही हैं? आज बिल्कुल मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है वो रमज़ानुल मुबारक में इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त मैं कराची के एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हूँ और जहाँ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ स्टॉल्स पे जो है कमिश्नर कराची की जारी करदा रेट लिस्ट जो है वो मौजूद नहीं है और रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो सब्जियाँ भी फरोख्त नहीं की जा रही। खरीदार भी हमारे साथ मौजूद है, कोशिश करते हैं उनसे बात करें, उनसे पूछें कि वो कितना जो है वो फ़र्क देख रहे हैं। सर ये बताइएगा ओवरऑल जो है वो फलों और सब्जियों की कीमतों में रमज़ानुल मुबारक से पहले और अब जो है वो कितना फ़र्क देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? किसी के पास लिस्ट आपको नज़र आ रही है कमिश्नर कराची की जारी? नहीं, लिस्ट तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कमिश्नर ऑफ कराची ये चीज़ देखें कि लिस्ट वो प्रोवाइड करते हैं। इनसे पूछो तो कहते हैं मैं कहाँ जाऊँ लिस्ट लेने के लिए, दुकानदारी करूँ या लिस्ट लेने के लिए कहीं जाके इदारे टू इदारे धक्का खाएं। कल मुर्गी वाले से बात हुई, हमने कैसे किलो बोला, ऐसे हम बोला गवर्नमेंट का रेट क्या, बोले इतना। तो उसका कहना है कि गवर्नमेंट मुझे क्यों रेट दे रही है, को रेट दे ना। तो होल सेलर जितने में बेचेगा मुझे उसमें हम 10-20 रुपये मार्जिन लगा के बेचेंगे ना। मुझे तो बता दिया कि 200 रुपये किलो गोश्त बेचो या 300 फॉर एग्जांपल, लेकिन हमको जब पीछे से मिलेगा तो बेचेंगे ना। तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ों को देखना पड़ेगा। वैसे कीमतों में ओवरऑल फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? आप समझते हैं कि कीमतें थोड़ी मुनासिब होनी चाहिए और फिर कमिश्नर कराची अगर रेट लिस्ट जारी करते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी थोड़ा अमल दरामद होना तो चाहिए, लेकिन कीमतें तो बढ़ रही हैं। वो तो मैंने कहा ना कि रात में सो सुबह उठो नया कीमत, यानी हर चीज़ खरीदने से पहले कीमत पूछना पड़ता है, उसके बाद लेंगे। उनका ये कहना था कि हर चीज़ खरीदने से पहले जो है वो कीमत जो है वो पूछनी पड़ती है और उसकी वजह यह है कि रोज़ाना जो है वो कीमतें मनमाने रेट पर जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। प्याज की कीमत की अगर बात करें तो कमिश्नर कराची के लिस्ट के मुताबिक जो है वो 40 रुपये फ़ी किलो है, जबकि यहाँ पर 50 से 60 रुपये फ़ी किलो में जो है वो प्याज फ़रोख्त। जैसे टमाटर जो कि रमज़ानुल मुबारक से कबल जो है वो 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होता था, अब उसकी कीमत जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो पहुंच चुकी है। हम देख रहे हैं कि दीगर अशिया जो कि रमज़ानुल मुबारक में बहुत शुक्रिया रबिया खान हमारे साथ मौजूद थी। और लोग शिकवा गुनाह है, हुकूमती नुमाइंदे हुकूमती टीम्स कहाँ पर हैं, कब मुतहरिक होंगी, क्या रमज़ान गुजर जाएगा तब इनको होश आएगा? जो मुनाफाखोर हैं, जो नाजायज़ मुनाफे कमा रहे हैं, ब्लैक में चीज़ों को बेचा जा रहा है, क्या उनको जवाबदेह बनाया जाएगा? क्या उनको अभी टहरे में लाया जाएगा या फिर यूं ही चलता रहेगा? ये हमारा सवाल है। बिल्कुल। और कमिश्नर कराची की जारी करदा रेट लिस्टें हैं दुकानों पर, वो भी आवेज़ा की गई हैं, लेकिन उस पर कोई कान नहीं धर रहा, उसके मुताबिक कोई फ़रोख्त नहीं किया जा रहा कुछ भी सामान। तो हम उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर किए जाएंगे और आवाम की दुआएं सुनी जाएंगी। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात हो जाए कुछ क्रिकेट की। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 जिसके सुपर 8 मरहले में न्यूजीलैंड ने अहम मुकाबले में श्रीलंका को 61 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने के इम्कानात मजबूत कर लिए हैं।
जी हाँ, लेकिन इस शिकस्त के बाद श्रीलंकन टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है, जबकि पाकिस्तान के लिए अगले मरहले का रास्ता मजीद कठिन हो गया है। इंग्लैंड के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान की पोजीशन कमज़ोर हो चुकी है और अब सेमीफाइनल में रसाई के लिए कौमी टीम को न सिर्फ अपना आखिरी मैच जीतना होगा बल्कि दीगर नताइज पर भी इन्हसार करना पड़ेगा। मतलब अब हमें दूसरों को की हार पर भी इन्हसार करना होगा। न्यूजीलैंड अपना आखिरी ग्रुप मैच जुमे को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा, जब पाकिस्तान हफ्ते को श्रीलंका से टकराएगा। तो श्रीलंका से क्या टकराने की सकत मौजूद है और उसके बाद अगर श्रीलंका के खिलाफ फतह हम हासिल कर भी लेते हैं तो न्यूजीलैंड का रन रेट प्लस 3.05 हो चुका है। तो फिर हमें किस तरह से स्ट्रेटेजी क्या लेनी चाहिए पाकिस्तान का, क्योंकि रन रेट माइनस में है 0.46। हमारे साथ अली थनोली जुड़ चुके हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू शो कहेंगे अली भाई आपको। और अली आप इससे जानेंगे, बड़ा ही मुश्किल मरहला आन पड़ा है। वैसे तो थ्रू आउट ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम मुश्किल में रही है, लेकिन इस वक्त मुश्किल ये है कि सेमीफाइनल की दौड़ से भी कहीं बाहर ना हो जाएं। तो इसके लिए हमें क्या कुछ करना होगा? रन रेट में भी हम कुछ खास अच्छे नहीं हैं, टीम भी हमारी कुछ बेहतर परफॉर्मेंस में नहीं है या हमें फॉर्म में नज़र नहीं आती है। तो आप क्या समझते हैं, हम फाइनल तक पहुंचेंगे, सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे? विशाल, पहले तो आपको दाद देनी चाहिए कि आपने अपनी उम्मीद लगा के रखी हुई है पाकिस्तान से। और मेरा तो आपसे सवाल है कि आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम श्रीलंका से भी जीत सकती है? उम्मीद तो हमें नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें ना, अगर मगर के खेल में हम कभी कभी जीत भी जाते हैं। तो ये अगर मगर का खेल फिर से शुरू हो गया अली भाई। बस मामला यही है कि हम लोग हमेशा दूसरों की हार पे फोकस रखते हैं, अपनी जीत पे कभी फोकस नहीं रखा। अगर तो हम इसको सिंपल कैलकुलेशन हम ये रखते हैं कि हम इंग्लैंड से जीत सकते थे, हमारी कैपेसिटी थी। आपने देखा कि सिर्फ एक प्लेयर था, हैरी ब्रूक वर्सेस पाकिस्तान, आपको नजर आया होगा, जबकि बाकी कोई भी उनका ऐसा प्लेयर आपको नहीं नजर आया कि जिसने कोई इतना अच्छा परफॉर्म किया या उसने इतनी अच्छी बैटिंग की। उसमें तो हमारी हार की वजह एक ही है, वो पुअर कैप्टेंसी थी। उसके अलावा जो हमारा मिडिल ऑर्डर है वो फ्लॉप चला। उसके अलावा जो हमारी बैटिंग थी थ्रू आउट टूर्नामेंट वो आपको फ्लॉप नजर आई। क्योंकि हम ये देखें ना, हम कोई बड़ी टीम से कोई मैच जीते ही नहीं है। जब आप बड़ी टीम से मैच जीतने की सकत ही नहीं रखते तो आप ही कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हों? ये तो उस टीम के साथ ज्यादती होगी कि जो डिजर्व करते हैं, और हम ये अगर मगर करके पाकिस्तान को आगे चले जाएं। और दूसरा अलमिया ये उनके होते हुए हमारी दुआएं भी असर नहीं कर रही, जबकि 1992 के वर्ल्ड कप में बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन थी, अगर मगर की सिचुएशन थी, पर दुआएं काम कर रही थी। अब तो दुआएं भी काम नहीं कर रही। अच्छा अली भाई, जिस तरह से आपने कैप्टनसी की बात की है, वहाँ पे सलाहियतों का फुकदान नज़र आया, सही जगह पे सही फैसले, लेकिन बेस्ट प्लेइंग 11 15 रुकनी स्क्वाड में से वो खिलाने में भी तो हम नाकाम रहे हैं। हम बार बार, मतलब हमारे से मुराद जितने भी क्रिकेट माहिरीन हैं, वो जिन चीज़ों की निशानदही करते रहे हैं कि अबरार को खिलाया जाना ज़रूरी है, ख्वाजा नाफे को लेकर गए हैं तो किसने लेकर गए हैं, फ़खर जमान का कोई इस्तेमाल नहीं हो सका, नसीम शाह को यूटिलाइज़ नहीं किया जा सका। अब जबकि गेम अगर मगर तक पहुंच चुकी है, तकरीबन ओवर हो चुकी है, अब अगर उन चीज़ों पे अमल कर भी दिया तो क्या फ़ायदा? क्योंकि फिर भी हम इसी दुआएं या बददुआओं में लगे होंगे कि वो किसी से जीत जाए या वो किसी से हार जाए। तो अब आपको क्या लगता है कि कोई इसकी जिम्मेदारी लेगा, चाहे वो हमारे कोच हों, हमारे जितने भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान हों, कोई तो जिम्मेदारी लेगा इस बर्बादी की जो अभी हम देख रहे हैं हमारी टीम में वर्ल्ड कप के अंदर? जुनैद भाई, कुछ भी नहीं होगा। आप ये देखें कि अभी आपने एक खबर सुनी होगी कि शादाब खान को T20 का कैप्टन बनाने की बातें शुरू हो गई हैं। इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि जो बंदा टीम में डिजर्व नहीं करता, पूरे T20 वर्ल्ड कप में बातें होती रही कि उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। सलमान अली आगा के साथ तो यही है अली भाई कि उनकी भी जगह नहीं बनती किसी भी तरीके से, वो भी कप्तान है। बिल्कुल, आप देखिए ना कि सिंसेरिटी चेक करें कि जिस बंदे की टीम में जगह नहीं बनती तो उसको आप कैप्टन बनाने की बातें कर रहे हैं। और अभी जो आपने बात भी की कि कौन अकाउंटेबल होगा, अकाउंटेबल कौन ठहराएगा, मसला यही है कि मोहसिन नकवी साहब के पास तो इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि वो अकाउंटेबल ठहराने का किसी के उनके पास टाइम ही नहीं है। अकाउंटेबल तो वो ठहराए ना कि जो खुद डिजर्व करता हो वहां पे बैठना या उन पे बात करना। अब मामला यही होगा कि देखिए, बिल्कुल 3-4 प्लेयर वो कोटे पे खेल रहे हैं, कुछ दमादों के कोटे पे खेल रहे हैं, कुछ PR के कोटे पे खेल रहे हैं, कुछ जो है वो ऑलराउंडर के कोटे में खेल रहे हैं, तो डिफेंड भी कर रहे हैं शादाब को। अगर यही दूसरों की हुक्मरानी चलती रही, दामाद ऐसे ही टीम में रहे, मेरे दामाद हैं जी बिल्कुल। आप ये देखें कि एक तरफ अफरीदी साहब ने पहले दिन बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये जो शाहीन बाबर की जगह नहीं बनती,
पर कल जब उन्होंने देखा कि सकलैन मुश्ताक ने जब डिफेंड करना शुरू कर दिए तो उनको कहीं घर से भी गिला आया होगा कि देखो भाई वो भी सुसर है, वो भी तो डिफेंड कर रहा है। कल उन्होंने ऐसा बयान दिया कि भाई आप शाहीन को गैरत दिलाएं तो शाहीन काम कर सकता है, शाहीन को आपने मोटिवेट करना होता है, उसको आपने यूटिलाइज करना होता है। तो भाई मसला ये कि पूरे वर्ल्ड कप में क्या हम गैरत ही दिलाते रहे, खुद बंदे को गैरत नहीं आती। लेकिन अली भाई लाला तो ये कहते हैं कि जब शाहीन को गुस्सा दिलाया जाए ना तो वो परफॉर्म करते हैं, इसलिए मैंने टीम से बाहर करवाया था पहले दिन बयान देकर ताकि वो गुस्से में आके परफॉर्म करें। तो क्या तो भारत से खेलते हारते हुए उनको गुस्सा नहीं आया तो फिर किस चीज पे आएगा गुस्सा? हम तो समझने से कासिर है। बिल्कुल इशाल और जुनेद आप ये देखें ना कि गुस्सा क्या हमने दिलाना है, कोई गैरत नाम की भी कोई चीज होती है, कोई परफॉर्मेंस नाम की भी कोई चीज है। आप खुद ये अंदाजा लगाएं कि एक बंदा जो खुद टीम में पूरे परफॉर्मेंस की वजह से मतलब वो वहां पे जलील हो रहा है और आप वो कह रहे हैं कि उसको हम गैरत दिलाएं या उसको हम गुस्सा दिलाएं। भाई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी किसी चीज का नाम है। यही शाहीन शाह अफरीदी आपको पीएसएल में यूं लगेगा कि यार वो बहुत बड़ा कोई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वहां पे वो एग्रेशन भी दिखाएंगे, वो गुस्सा भी दिखाएंगे, वो विकेट्स भी लेंगे, पर मसला वही है कि जब वो देखते हैं कि अपने से बेटर टीम है। अली भाई ये वजह क्या है? क्योंकि अगर आप पीएसएल की बात करें कि वहाँ पर बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करेंगे और लगेगा कि बड़े टॉप के वो प्लेयर हैं, लेकिन भारत के अगेंस्ट या दूसरी टीम्स के इंग्लैंड के अगेंस्ट हम जीत सकते थे, लेकिन हमने वो भी बड़ी बुरी तरह से मैच हार दिया। तो हम लोग ये प्रेशर नहीं क्या ले पा रहे, झेल पा रहे? हमारे प्लेयर्स के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पर है? हमारे बड़े अच्छे प्लेयर्स भी हैं, या तो वो बेंच पे बैठे रह जाते हैं, अगर जो खेलने के लिए मैदान में आते हैं वो भी प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। वजूहात भी तो सामने आनी चाहिए ताकि उनके ऊपर फिर काम हो सके। अभी तक तो वजह पर ही नहीं हम पहुंच पा रहे कि प्लेयर्स जाके इतनी बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेल क्यों नहीं पाते, कोशिश ही नहीं करते हैं। विशाल कैपेबिलिटी का मसला है। देखिए बाकी जो मुल्क हैं, अभी आपने एक रिसेंट एक चीज देखी होगी, वो मोहम्मद शमी थे, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं, जबकि मोहम्मद शमी शाहीन शाह अफरीदी से बहुत एक्यूरेट बॉलर है। मतलब उनकी अगर लाइन लेंथ देखें, मतलब उनका जो सीम पोजीशन, उनका जो विकेट पे आता है वो आउटस्टैंडिंग है। मतलब वो बहुत कम ऐसे बॉलर्स हैं जिनके, मिचेल स्टार्क हैं, शामी हैं, इसी तरह मोहम्मद आमिर थे जिनकी बड़ी अच्छी विकेट पे आती थी, आसिफ थे। मतलब वो उन चंद लोगों में कि जिनका सीम पोजीशन बहुत अच्छा आता है विकेट पे, और वो फिर भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। और आपने जो बात की, मसला ही पीएसएल में तो ये सब एग्रेशन दिखाते हैं, गुस्सा भी दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ लोगों की वो कैपेबिलिटीज नहीं है, वो पोटेंशियल नहीं है, तो वहाँ ये परफॉर्म कर जाते हैं। मसला ये होता है जब ये देखते हैं कि यार हमसे बड़ी टीम है या उनका वो पोटेंशियल नहीं है, मतलब जो कोई इक्वालिटी भी नहीं बनती, ज़हनी तौर पे वो हार तस्लीम कर लेते हैं फाइट बैक या अटैक मोड आने से पहले। अच्छा अली भाई, अभी अगर देखा जाए तो जितनी भी एशियन टीम्स हैं, खास तौर पे रिवायती हरीफ इंडिया और पाकिस्तान, दोनों के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो क्या ये सोचा जाए कि दोनों सेमीफाइनल या फिर फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके, या अभी भी कुछ इम्कान है, तवक्को है? जुनैद भाई, इंडिया का तो ये देखें, उनकी थ्रू आउट वो क्रिकेट अच्छी खेलते आए हैं। इसमें ये देखें, आप चेक करें ना कि उनकी परफॉर्मेंस जरा सी लूज हुई, पूरे इंडिया ने उनको रगड़ दिया, जबकि उनकी परफॉर्मेंस ये है कि वो कोई पिछले 20-30 जो उनके मैचेस हैं उसमें कोई 2-3 मैचेस हारे हुए हैं। तो इस परफॉर्मेंस के बाद भी वो उनको कोई लूज बॉल नहीं देते, जबकि हम पे ये बात होती है कि आप क्रिटिसाइज बहुत करते हैं। भाई हम क्रिटिसाइज भी ना करें, आपकी परफॉर्मेंस बहुत कोई आउट क्लास है तो आप ये बात करें कि यार आप क्रिटिसाइज करते हैं। शदाब ने उस दिन आके पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस टॉन्ट पे कर दी कि भाई आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। तो यहाँ मामला वही है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस उस लेवल की हो तो हम ये क्रिटिसाइज ना करें। दूसरी बात ये है कि अगर मगर का मामला हमारे साथ है कि हम ये बात करेंगे, इंडिया भी 2 मैचेस जीत के आराम से वो सेमीफाइनल क्वालिफाई कर लेगा। मामला सिर्फ आज के मैच जीत पाएगा इंडिया, आपको लगता है? बिल्कुल, देखें अभी आज का मैच उनके लिए क्रूशियल होगा कि वो अगर वेस्ट इंडीज जीत जाती है तो फिर उनके लिए मसला होगा। और दूसरा ये है कि वेस्ट इंडीज अच्छी क्रिकेट खेलती आ रही है। साउथ अफ्रीका के साथ उनका एक इंडिया के साथ उनका बैट पैच चला, उनके रन रेट का मामला होगा, पर इंडिया आप देखेंगे कि वो बाउंस बैक करेगी क्योंकि उनके पास वो पोटेंशियल है, उनके पास वो प्लेयर्स हैं। हमारे पास वो पोटेंशियल ही नहीं है, ना हमारी वो सोच है कि हमने बाउंस बैक करना है, हमने उन प्लेयर्स को खिलाना है। आपने जैसे शुरू में बात की, लेकिन हम इंडिविजुअली अगर हम देखें अली भाई तो हम बड़े रिकॉर्ड्स बनाते हैं। आईसीसी की जो नई रैंकिंग जारी हुई है उसके अंदर हमने देखा कि शाहीन अफरीदी ने T20 इंटरनेशनल में फिर से तारीख रकम की 134 विकेटें हासिल करने वाले वो जो है फिर से एक बॉलर बन गए हैं। तो इस तरह के अगर एजाज़ात इंडिविजुअली हासिल सिर्फ करने पर फोकस रहेगा, टीम बनकर खेलने के ऊपर फोकस नहीं होगा, तो फिर तो हमारे हालात यही रहेंगे। अगर हम देखें तो इसी तरह साइम अयूब की पहली पोजीशन है,
बहुत सारे हमारे प्लेयर्स जो हैं वो पोजीशन अपनी बरकरार रखे हुए हैं, अच्छी पोजीशन पर विराजमान हैं, लेकिन जब खेलने की बारी आती है, टीम बनकर खेलने की बारी आती है तो सिफर पर। ये देखिए ना, यही मामला है। बाबर आजम इतने अरसे से नंबर 1 प्लेयर थे, और अगर स्टेट्स की बात की जाए तो बाबर से बेहतर कोई भी नहीं है। पर मामला ऑन द गिवन डे आप अगर बात करें तो कोई परफॉर्म नहीं करता। साइम अयूब की बात करें, साइम अयूब की प्राइमरी ड्यूटी क्या है? बैटिंग करना। बैटिंग नहीं कर रहे, पर मैनेजमेंट ने उनको कहा है कि भाई आप बॉलिंग के कोटे में आ जाएं, बॉलिंग करें और यहाँ पे बचे रहें। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी अभी भी वो परफॉर्मेंस के कोटे, सिर्फ देखिए स्टेट्स मैटर नहीं करते, इम्पैक्टफुल स्टेट्स मैटर करते हैं। मसला वही है कि इम्पैक्ट प्लेयर हमारे पास अब बहुत कम रह गए। एक साहिबजादा फरहान है जो बेचारा टॉप ऑर्डर पे रह के वो परफॉर्म करता है। उसके अलावा आप देखिए कि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास कोई बैकअप ही नहीं है, कोई ऐसी कोई गेम प्लान भी नहीं होता कि मिडिल ऑर्डर पे, जैसे माइक हैसन ने बात की कि बाबर को हमने एक रोल दिया हुआ था, तो वो रोल भाई वो क्या रोल है? वो नंबर 4 पे आपने भेज के उनसे क्या रोल ले लिया? वो 25 बॉलें खेल के उन्होंने 24 रन बनाए, तो इस तरह के रोल से तो आप क्या ही कर लेंगे? मतलब 4 ओवर एक बंदे ने बिल्कुल जाया कर दिए। उसी तरह अगर स्टेट्स की बात करें तो मामला यही है कि स्टेट्स मैटर नहीं करते थे। ऑन द गिवन डे आपकी वो परफॉर्मेंस मैटर करती है। विराट कोहली की अगर बात करें तो विराट कोहली इम्पैक्टफुल प्लेयर थे, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा परफॉर्म किया है। पाकिस्तान के अगेंस्ट मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि प्रेशर गेम होती है, बड़ी गेम होती है, और वो हमेशा बड़े प्लेयर बन के सामने आते रहे। हमारे यहाँ मामला है आमिर की, आपको एक बारी याद होगी जिसने आपको मैच जिताया। उसके अलावा तो हम कोई नजर भी नहीं आता। इंग्लैंड के खिलाफ आप देखिए कि हम टाइम आया कि हम जीशन में थे, हमने वो भी गंवा दिया। कल के मैच में आप देखें न्यूजीलैंड के सेंटनर थे, उन्होंने मिड में आके परफॉर्म किया। हमारा मामला मिडिल ऑर्डर का है। मिडिल ऑर्डर में जब तक हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम लास्टली एक तो मिडिल ऑर्डर की आपने बात की अली भाई, श्रीलंका के खिलाफ मैच में प्लेइंग 11 में किसे इन किसे आउट होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल अटैक करना चाहिए, क्योंकि देखिए डू और डाई है और आपने बड़े मार्जिन से मैच जीतना है। कम से कम आपने 50 रन से मैच जीतेंगे तो आपका कोई चांस बनेगा। उसमें यही है कि आप फखर जमान को खिलाएं, ख्वाजा नाफे को खिलाएं और अटैकिंग गेम करें। ये उस वक्त भी अगर आप ये सोचेंगे कि यार हमने रन रेट देखना है, विकेट्स नहीं गिरने देनी, भाई एक ही चांस है, अटैकिंग गेम करें, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। आप फखर को लेके आए, ख्वाजा नाफे को लेके आए, इब्रार को वापस लेके आए, अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, बड़े मार्जिन से जीतेंगे तो तभी आपके पास कुछ चांस है, वरना आप अभी भी टूर्नामेंट से आउट है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। अली थनौली भाई हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और हम उम्मीद करते हैं कि इन हमारी टीम और हमारे कोच जरूर इवेंट खत्म होने से पहले अमल होगा, क्योंकि हम चीख के थक गए। मशाल है कि सिलेक्शन कमेटी टच से मस हुई हो, या कोच या कैप्टन किसी ने ये फैसला किया हो, ये सारे जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं 15 की स्क्वाड में, उन्हें इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल जी, लेकिन अब भी अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे सेमीफाइनल तक पहुंचने के या फाइनल तक पहुंचने के चांसेस बन सकते हैं। तो हम यही दुआ गो हैं कि खुदा सुन लीजिए और इन मशवरों पर अमल कीजिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे सब्र की, जो कि रोज़ा हमें तलकीन करता है या सब्र सिखाता है। तो इस पर बात होगी आज के सब्र का इतना फुकदान क्यों है हमारे अंदर, इस पर भी तफसील से बात होगी। साथ ही हमारे साथ मौजूद होंगे नात खां भी। बहुत खूबसूरत वसीम अरशद नात खां हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया है, और उसके साथ ही हमारे साथ मोहम्मद जावेद कादरी नात खां भी मौजूद होंगे। सिविल डिफेंस से ताल्लुक है इनका, और इनसे भी हम कलाम पाक सुनेंगे, नात मुबारक सुनेंगे। और उसके साथ ही प्रोफेसर हाफिज़ गज़नफ़र अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर। और आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। रमज़ान हमें सिखाता तो बहुत कुछ है, उसके साथ ही साथ हमें ये भी सिखाता है कि सब्र किस तरह से करना है, अपने गुस्से पर काबू किस तरह से रखना है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। यानी सब्र वो कुंजी है जो आजमाइश के दरवाजे खोलकर कुर्बे इलाही तक पहुंचाती है। बिल्कुल, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि हमें झंझोड़ती है ये बात, ईमान में सब्र का वही मकाम है जो कि बदन में सर का है। यानी कि सर अगर नहीं होगा तो फिर जिस्म किस तरह से काम करेगा। तो अगर सब्र ना हो तो ईमान की इमारत कमज़ोर पड़ जाती है। सब्र किस तरह से लाया जाए, क्योंकि रोज़े की असल रूह यही है कि हम अपने अंदर ठहराव लेकर आएँ, सब्र और एहसास को पैदा करें। ये फीलिंग या ये जो जज्बा है किस तरह से बेदार किया जाए, क्योंकि हम अदम बर्दाश्त का और बेसब्री का शिकार हो चुके हैं मजमूई तौर पे। प्रोफेसर साहब, आपको सबसे पहले तो खुशामदीद। किस तरह से इस एहसास को बेदार किया जाए, क्योंकि ये जज्बा तो कहीं मान बढ़ चुका है। रोज़ा रखने के बावजूद भी हम देखते हैं कि
वो नफ्सा नफसी, वो अदम बर्दाश्त, वो जो रवैये हैं, जो तौर तरीके हैं उसके अंदर, वो सब्र या ठहराव कहीं हम ला नहीं पा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम मौजू हमने शुरू किया है आज। सब्र बुनियादी तौर पे तो ये 3 अल्फाज का मजमुआ है, साद बेरे कुल्लुम मिनस साबिरीन। ये सारे लोग जो थे, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, जुल्किफल, 3 पैगम्बरों के नाम जिक्र करके अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये सारे सब्र करने वाले। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना जअलनाहु साबिरा, हमने उन्हें सब्र करने वाला बनाया था। और आगे फरमाते हैं निअमल अब्द, क्या ही वो शानदार आदमी थे, शानदार बंदे थे। तो अब एक ये है कि हम किसी के बारे में कहें कि वो क्या ही ज़बरदस्त आदमी है, और एक अल्लाह ताला किसी के बारे में कह दें कि वो क्या ज़बरदस्त आदमी थे। तो इससे हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके अखलाक का, उनके सब्र का मेयार क्या होगा। फिर आप ये देखें कि इंसान दुनिया में आम तौर पे जब कोई चीज़ मांगता है, वो चीज़ मांगता है जो इस दुनिया के उमूर के साथ ताल्लुक़ रखती है। मादी चीज़ें मांगता है, दौलत मांगता है, घर मांगता है, अच्छी बीवी मांगता है, वगैरह वगैरह, जो भी आप समझ लें। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि मा उतिया अहदुन अताअन खैरुन व औसअ मिन अस्सब्र। कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जिसे सब्र से बेहतर और सब्र से कुशादा या बड़ी चीज़ नेमत के तौर पे दी गई। यानी अगर इंसान दुआ करे अल्लाह ताला से कि अल्लाह मुझे सब्र करने वाला दिल अता कर दे, ये दुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में शामिल है। ज़िक्र करने वाली ज़बान दे दे और सब्र करने वाला जिस्म इंसान को अता हो जाए, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन आम तौर पे आज की सोसाइटी में हम इस चीज़ की तरफ फोकस नहीं करते, और हमारा ख़्याल ये होता है कि शायद दुनियावी नेमतें ही सब कुछ हैं, वरना इंसान के अंदर पाई जाने वाली जो खूबियाँ हैं, जो आला अखलाक हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो अक़दार हैं, वो इंसान की कीमत उसकी दुनियावी चीज़ों से कहीं ज़्यादा बढ़ा देती। बिल्कुल बिल्कुल। उसके मुकाबले में इंसान का जो मर्तबा है, अगर अब उसको इस चीज़ के साथ गेज करें, उसकी वैल्यूज़ के साथ, उसकी अक़दार के साथ, तो वो कहीं आगे चला जाता है उसके मुकाबले में जो हम उसकी मादी चीज़ों के साथ, मटीरियल जो लिस्टिक जो चीज़ें हैं उसके साथ हम उसको जोड़ते हैं, मैयर करना शुरू करें, तो वो उससे कहीं ज़्यादा उसका मकाम बनता है। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, हम सब्र करना और शिकवा करना, बहुत ही बारीक सी लाइन है इसके अंदर। हमारे ऊपर कोई आजमाइश आ जाती है, कोई मुसाइब, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ़ आ जाती है, तो हम उसके ऊपर एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमने सब्र कर लिया, साथ ही साथ हम शिकवा गुनाह भी हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात हम शिकवा इस हद तक कर जाते हैं कि हम गुनाहगारों के उसमें कटहरे में आ जाते हैं या गुनाहगारों के फ़हरिस्त में आ जाते हैं। तो हमें इसके अंदर तफरीक किस तरह से करनी है कि अगर सब्र कर लिया तो सब्र की शराइत क्या होंगी, सब्र का मफ़हूम बेसिकली क्या है, किस तरह से सब्र किया जाता है, और फिर उसके बाद शिकवा शिकायत तो नहीं होती है। देखें, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है कुरान पाक में, उसमें अल्लाह ताला जब उनका ज़िक्र करते हैं तो उसमें एक सब्र के बारे में जो वहाँ टर्म इस्तेमाल हुई है वो है सब्रुन जमील। सब्र जमील का लफ्ज़ आया है, यानी जमील जमाल से है, यानी सब्र भी ऐसा जिसमें वक़ार हो, सुभान अल्लाह, जिसमें खूबसूरती हो, जिसमें इंसान को देखने से उसकी इज़्ज़त, उसके वक़ार में इजाफ़ा हो, ये वाला सब्र। और इसके बारे में उलमा ने लिखा है कि सब्र जमील तभी हो सकता है जब उसके साथ शिकवा ना हो। अगर सब्र के साथ शिकवा हो तो वो सब्र ख़त्म हो जाता है। फिर आप ये देखें कि इंसान, मेरे ऊपर गम आया, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह आफ़ियत फरमाए, कोई करीबी फौत हो जाता है या कोई नुकसान हो जाता है माली तौर पे, वक्त के साथ तो उसको सब्र आ ही जाता है। इंसान के वालिदैन भी दुनिया से चले जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता वो गम हल्का हो जाता है, उसको काबिल बर्दाश्त बन जाता है। सब्र का असल टाइम कौन सा है? सब्र का असल टाइम ये नहीं है कि आप ये कहें साल के बाद कि मुझे आज सब्र आ गया है। फौरी रिएक्शन है, वो जो फौरी रिएक्शन है आपका, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा खूबसूरत जुमला है, आपने फरमाया अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला। सब्र वो होता है जो सदमे के आगाज़ में हो, बिल्कुल सही, तकलीफ़ के शुरू में। उस वक्त अगर आप अपने ऊपर काबू पा लेते हैं, उस वक्त अगर आप अपने जज्बात को मैनेज कर लेते हैं, उस वक्त अगर आप अपने आप को संभाल लेते हैं, ये है वो सब्र जो अल्लाह ताला को मतलूब है। आप मतलूब भी है और आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक है, वो भी बिल्कुल वो जो बड़ा अजर मजबूत होता है। एक और चीज़ भी है प्रोफेसर साहब कि हम क्योंकि हमारा इल्म थोड़ा है और समझने के लिए हम आपसे कि सब्र और बुज़दिली में फ़र्क क्या है, क्योंकि बहुत से मौक़ों पर
आपको रिएक्ट करना होता है तक है, लेकिन अगर आप इस वजह से कि ये कहीं सब्र के उससे हम ज़ुमरे से बाहर ना निकल जाएं और हम डी ट्रैक ना हो जाएं, तो इसकी तमीज़ किस तरह से ये की दो जाए? चीज़ें अलग अलग हैं। एक ये है कि हम अमूमन जो हमारा रवैया हो वो नॉर्मली वो सब्र का होना चाहिए। ठीक है। सब्र का माना ये है कि आपको कोई, असल में इसके तीन मफहूम हैं, तीन चीज़ों के साथ ये लिंक है जी। एक इसका ताल्लुक़ है मुसीबत के साथ, यानी आजमाइश आ गई आसमानी या वैसे आम मामलात के अंदर, कोई फौतगी हो गई एक चीज़ कि यहाँ आपने अपने आप को काबू करना है, यहाँ ज़ाहिर है कि बुज़दिली वाला कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ है सब्र का ताल्लुक़ इस बात के साथ है कि अगर आपके दिल में बुराई का ख्याल आता है, गुनाह के जज्बात पैदा होते हैं कोई, तो आपने अपने आप को काबू करना है, यहाँ भी बुज़दिली का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है। मतलब आपके दिल में किसी गुनाह का जज्बा पैदा हुआ और आपने अपने दिल को समझा लिया, तो यहाँ बुज़दिली वाला कोई मफहूम नहीं। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आपने कलाम पेश किया है। और हमारे साथ प्रोफेसर हाफिज़ गज़नफ़र अजीज़ साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे जाते जाते कि जिस तरह आप बता रहे थे कि सब्र किस तरीके से हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए, हमारी जवान नस्ल के अंदर भी सब्र ख़त्म होता चला जा रहा है, और जो जुनैद ने आपसे सवाल किया था उसका जवाब भी मुकम्मल कर दीजिएगा कि किस तरीके से हमें सब्र, और कहीं हम बुज़दिली तो नहीं दिखा रहे हैं, सब्र और बुज़दिली में कितना मैंने फ़र्क अर्ज़ है? किया था कि सब्र का ताल्लुक़ तीन चीज़ों के साथ है। एक, उस सूरत के साथ जब हम किसी आजमाइश का शिकार होते हैं। दूसरा, उस वक्त के साथ जब हमारे अंदर बुराई के जज्बात पैदा हों और हमें उन्हें काबू करना हो। तीसरा, इस बात के साथ कि हम कोई नेकी कर रहे हों और हमारे अंदर ये ख्याल आ जाए कि हम उसको डिसकंटिन्यू कर दें, तो उसकी जो कंटिन्यूटी है वो भी सब्र का हिस्सा है, और उसे तसलसल के साथ जारी रखना। हदीस शरीफ में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को वो अमल पसंद है जो दायमी हो, चाहे वो थोड़ा हो। आप थोड़ी थोड़ी नेकी रोज़ करते हैं, वो अल्लाह ताला को पसंद है, बजाय इसके कि आप बहुत सारी नेकी एक दिन कर लें और अगले बाद मुसलसल छोड़ दें, उसका तसलसल ना जारी रख सकें। इससे पता चलता है कि सब्र का ताल्लुक़ ज़्यादातर अपने ऊपर सेल्फ़ कंट्रोल के साथ, अपने ऊपर काबू पाने के साथ है। दूसरी बात आप ये देखें कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आम तौर पे ये होता है कि हम समझते हैं कि ताकत वो होती है जो हमारे जिस्म से ताल्लुक़ रखती है, जो हम दूसरों पर सर्फ करते हैं, जो हमें दिखाई देती है। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरा कंसेप्ट चेंज कर दिया है। आपने फरमाया कि ताकतवर वो नहीं है जो दूसरे को पिछाड़ लेता है, ताकतवर वो होता है जो गुस्से में अपने आप पर काबू रखता है। फिर इसका ताल्लुक़ तसलसल और मुस्तकिल मिजाजी के साथ भी है। हमारे यहाँ आजकल, जैसे अभी आपने बात की, हमारे यहाँ जेन ज़ी की भी बहुत बात की जाती है। अभी जो एक रिसेंट रिसर्च आई है, उन्होंने कहा कि जो 93 के बाद या 95 के बाद जो जनरेशन है, उसमें एक मसला ये आया है। आम तौर पे ये होता है कि हर बाद वाली नस्ल पहले वाली से ज़्यादा शार्प होती है। इसमें ये प्रॉब्लम आ गया है कि ये स्क्रीन के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने की वजह से इसके अंदर टेम्पर कमज़ोर हो गया है, सब्र अदम बर्दाश्त थोड़ी सी बढ़ गई है, और उसके लिए मेरे ख्याल में पेरेंट्स को भी थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। वक्त की कमी है। प्रोफेसर साहब, आपकी तशरीफ़ का बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ मौजूद थे जावेद कादिर साहब भी, आपका भी शुक्रिया, वसीम अरशद साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और मैसेज यही है, और ये एक बेहतरीन वक्त है, अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दिया है रमज़ान का महीना, जिसमें इबादत के साथ साथ अपने अंदर सब्र का जज्बा, जो असल रूह है रोज़े की, उसे समझने की, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए हम सबको। बिल्कुल जी, और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। हमारी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।